अध्याय 2 निवेशक व मुद्रास्फीति। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति और इसके खिलाफ मुकाबला लोगों के दिमाग पर छाया रहा है। बीते समय में डॉलर की सिकुड़ती क्रय शक्ति और विशेष रूप से भविष्य में इसमें और गंभीर गिरावट के भय या सटोरियों की ऐसी उम्मीद ने वॉल स्ट्रीट की सोच को काफी प्रभावित किया है। यह साफ है कि जीवनयापन लागत बढ़ने पर सबसे ज्यादा पीड़ित वही होते हैं जिनकी आमदनी निश्चित होती है, और यही सिद्धांत मूल धनराशि पर लागू होता है। वहीं दूसरी ओर स्टॉक होल्ड करने वालों के पास मौका होता है कि डॉलर की कम होती क्रय शक्ति को वे अपने बढ़ते लाभांश व शेयरों के भाव से पूरा कर सकें। इन निर्विवाद तथ्यों के आधार पर अनेक वित्तीय प्राधिकरणों ने निष्कर्ष निकाले हैं कि बॉन्ड्स एक तरह से निवेश का अलाभप्रद ढांचा है, तथा 2 इसलिए साधारण शेयर अपनी मूल प्रकृति के कारण बॉन्ड्स से अधिक लाभकारी निवेश है। हमने धर्मार्थ संस्थानों को यह सलाह देते सुना है कि उनके पोर्टफोलियो में 100% शेयर और 0% बॉन्ड्स होने चाहिए। यह पुराने दिनों के बिल्कुल उलट बात है, जब ट्रस्टों के निवेश को कानूनन हाई ग्रेड बॉन्ड्स और कुछ चुनिंदा प्रेफर्ड स्टॉक्स तक सीमित रखा गया था। हमारे पाठक इतने बुद्धिमान तो अवश्य होंगे कि यह जान सकें कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स भी सभी स्थितियों में बॉन्ड्स से बेहतर खरीद नहीं हो सकते, फिर चाहे शेयर बाजार कितना भी ऊपर हो और बॉन्ड्स पर उपलब्ध दरों की तुलना में उसका मौजूदा लाभांश रिटर्न कितना भी कम क्यों न हो। यह बयान उतना ही बेतुका है जितना इससे उलट कहे जाने पर होता, जो वर्षों पहले अक्सर सुनाई देता था कि हर बॉन्ड शेयर से ज्यादा सुरक्षित है। इस अध्याय में हम मुद्रास्फीति कारक पर विभिन्न पैमानों को लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि किस हद तक निवेशक भाव के स्तर में भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी की अपेक्षाओं से समझदारी से प्रभावित हो सकता है। इस मामले में अन्य वित्त स्थितियों की भांति ही हमें अपनी भविष्य की नीति का आधार बीते अनुभवों से मिले ज्ञान को बनाना होगा। क्या मुद्रास्फीति इस देश के लिए कोई नई चीज है? कम से कम इस गंभीर रूप में जो इसने 1965 से धारण कर लिया है। अगर हमने तुलनात्मक या इससे भी खराब मुद्रास्फीति को साक्षात अनुभव किया है, तो आज की मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए उनसे क्या सबक सीखे जा सकते हैं? चलिए हम सूची 2 से 1 से आरंभ करते हैं। एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सारणी जिसमें भाव के आम स्तर में हुए बदलावों तथा सामान्य शेयरों की आय व बाजार मूल्य में आए सहगामी बदलावों के बारे में काफी जानकारी संग्रहित है। हमारे आंकड़े 1915 से आरंभ होते हैं और इस प्रकार हर 5 वर्ष के अंतराल से 55 वर्षों को समाहित करते हैं। हमने 1945 की जगह 1946 का उपयोग किया है, जिससे युद्धकालीन भाव नियंत्रण के अंतिम वर्ष से बच सकें। सबसे पहली बात जो हमें दिखाई देगी कि मुद्रास्फीति पहले भी और काफी मात्रा में रही है। इसका सबसे बड़ा पंचवर्षीय प्रभाव 1915 से 1920 के बीच था, जब जीवनयापन लागत लगभग दोगुनी हो गई थी। इसकी तुलना 1965 से 1970 के बीच की अवधि से की जा सकती है, जब यह 15% बढ़ गई थी। इस बीच हमने 3 अवधियों में भाव कम होते देखे तथा 6 में विभिन्न दरों से बढ़ते देखे, जिनमें से कुछ काफी कम थे। इसे देखने के बाद निवेशक को मुद्रास्फीति के जारी रहने या बार बार लौटने की संभावना स्पष्ट हो जाएगी। क्या हम यह बता सकते हैं कि मुद्रास्फीति की दर कितनी होने की संभावना है? इसका स्पष्ट जवाब हमारी सारणी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह हर तरह की विविधता दिखाती है, लेकिन ऐसा करने में ज्यादा समझदारी है कि हम इसका संकेत बीते 20 वर्षों के अधिक सिलसिलेवार रिकॉर्ड से हासिल करें। इस अवधि में उपभोक्ता भाव के स्तरों टेबल 2 से 1 द जनरल प्राइस लेवल, स्टॉक अर्निंग्स एंड स्टॉक प्राइसेस एट 5 ईयर इंटरवल्स 1915 से 1970 में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 2.5% की रही थी, जो 1965 से 1970 के बीच 4.5%
और केवल वर्ष 1970 में ही 5.46 थी। सरकारी नीति मजबूती से हमेशा बड़े स्तर की मुद्रास्फीति के खिलाफ रही है और यह मानने के कुछ कारण हैं कि भविष्य में संघीय नीतियां हाल के वर्षों से ज्यादा प्रभावी होंगी। हमारा मानना है कि इस बिंदु पर निवेशक के लिए यही सही रहेगा कि वह अपनी सोच व फैसलों का आधार मुद्रास्फीति की संभावित अस्थिर दर मान लीजिए 3% प्रति वर्ष को बनाए। यह 1915 से 1970 की संपूर्ण अवधि की लगभग 2.5% वार्षिक दर की तुलना में है। इस बढ़त के क्या प्रभाव हो सकते हैं? इससे फिलहाल अच्छे मध्यम स्तर के टैक्स फ्री बॉन्ड्स या हमारे उच्च ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स के कर पश्चात तुल्य से हो रही आय में से आधा हिस्सा बढ़ी हुई जीवनयापन लागत में खप जाएगा। यह गंभीर सिकुड़न है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि निवेशक के निवेश का वास्तविक मूल्य या क्रय शक्ति आने वाले वर्षों में कम हो जाएगी। अगर वह अपनी कर पश्चात ब्याज आमदनी में से आधी खर्च कर देता है तो भी उसकी क्रय शक्ति अक्षुण्ण रहेगी, भले ही वार्षिक मुद्रास्फीति 3% ही क्यों न हो जाए। लेकिन स्वाभाविक है कि अगला सवाल यही होगा कि क्या निवेशक तार्किक रूप से तब ज्यादा निश्चित होगा जब वह हाई ग्रेड बॉन्ड्स की अपेक्षा अन्य चीजों को खरीदे व होल्ड करे, चाहे 1970 से 1971 में रिटर्न दर अभूतपूर्व हो। उदाहरण के लिए, क्या एक हिस्सा बॉन्ड और एक हिस्सा शेयर योजना से पूर्ण शेयर योजना अधिक बेहतर नहीं होगी? क्या सामान्य शेयरों ने मुद्रास्फीति से अंतर्निहित सुरक्षा विकसित नहीं कर ली है? और क्या यह लगभग निश्चित नहीं है कि ये आने वाले वर्षों में बॉन्ड्स से ज्यादा बेहतर रिटर्न देंगे? क्या यह तथ्य नहीं कि हमारे अध्ययन की 55 वर्षीय अवधि में निवेशकों को शेयरों में बॉन्ड्स से अधिक लाभ मिला है? इन सवालों के जवाब थोड़े जटिल हैं। निश्चित ही अतीत में लंबी अवधि के दौरान सामान्य शेयरों का प्रदर्शन बॉन्ड्स से ज्यादा बेहतर रहा है। 1915 में DJIA का 77 का औसत बढ़कर 1970 में 753 के औसत तक पहुंच गया, जिसमें वार्षिक चक्रवृद्धि दर 4% से कुछ ही अधिक थी, जिसमें हम औसत लाभांश रिटर्न 496 और जोड़ देते हैं। S&P कंपोजिट के पूरक आंकड़े भी लगभग ऐसे ही थे। यह 4% प्रति वर्ष का संयुक्त आंकड़ा निश्चित रूप से इसी 55 वर्ष की अवधि में बॉन्ड्स से प्राप्त रिटर्न से कहीं बेहतर है, लेकिन यह उससे अधिक नहीं है जो फिलहाल हाइब्रिड बॉन्ड्स में मिल रहे हैं। इससे हम अगले तार्किक प्रश्न पर पहुंचते हैं कि क्या यह मानने का कोई ठोस कारण है कि आगामी वर्षों में साधारण शेयर बीते 5.5 दशक से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे? इस कठिन प्रश्न पर हमारा उत्तर स्पष्ट तौर पर ना है। साधारण शेयरों का प्रदर्शन अतीत से बेहतर हो सकता है, लेकिन उनका ऐसा करना निश्चित नहीं है। हमें यहाँ निवेश परिणामों में दो भिन्न समय तत्वों से निपटना होगा। पहले में वे संभावनाएं हैं जो दीर्घावधिक भविष्य मान लीजिए अगले 25 वर्षों में आती है। दूसरा उसमें लागू होता है कि निवेशक के साथ वित्तीय और मानसिक रूप से कम व मध्यवर्ती अवधि मान लीजिए 5 वर्ष या कम में क्या संभावित है। उसने जो किया है उसके प्रति उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आशाएं व आशंकाएं, उसकी संतुष्टि या असंतोष और सबसे बढ़कर आगे क्या करना है, ये सब निवेश के जीवन काल से नहीं बल्कि उसके वर्ष प्रतिवर्ष के अनुभव से निर्धारित होते हैं। इस बिंदु पर हम स्पष्ट हो सकते हैं, मुद्रास्फीति या अपस्फीति की परिस्थितियों तथा साधारण शेयरों की आमदनी व भाव की गति के बीच कोई निकट समय संबंध नहीं होता। इसका स्पष्ट उदाहरण 1966 से 1970 के बीच का काल है। जीवनयापन लागत में 229% की वृद्धि थी। 1946 से 1950 के बाद के 5 वर्षों में सबसे अधिक, लेकिन 1965 से ही शेयर आय और शेयरों के भाव दोनों ही उतार पर है। बीते 5 वर्ष की अवधियों में दोनों ही दिशाओं के रिकॉर्ड में एक जैसा विरोधाभास है।
मुद्रास्फीति और कॉरपोरेट आय। इस विषय पर एक अन्य व अत्यधिक महत्वपूर्ण नजरिया अमेरिकी कारोबार जगत द्वारा दर्शाए अर्निंग रेट ऑन कैपिटल, पूंजीगत आय दर का अध्ययन है। निस्संदेह आर्थिक गतिविधियों की आम दर से इसमें भी अस्थिरता आई, लेकिन इसमें थोक कीमतों या जीवनयापन लागत में बढ़ोतरी का आम रुख नहीं दिखाई दिया। वास्तव में बीते 20 वर्षों में काल की मुद्रास्फीति के बावजूद इस दर में काफी गिरावट आई है। किसी सीमा तक इस गिरावट का कारण अधिक उदार अवमूल्यन दर लेना भी रहा है। देखें सारणी 2.2। अपने विस्तृत अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निवेशक DZIA समूह की हालिया 5 वर्षीय दर पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, जो शेयरों से लगभग 10% शुद्ध बुक वैल्यू पीछे हैं। चूंकि इन इश्यू की मार्केट वैल्यू इनकी बुक वैल्यू से काफी अधिक है, मान लीजिए मध्य 1971 में 900 मार्केट वैल्यू और 560 बुक वैल्यू, चालू बाजार भाव आय केवल लगभग 6.25% है। ऐसा रिश्ता आमतौर पर रिवर्स या समयबद्ध आय शैली में दिखता है। उदाहरण के लिए DZIA का 900 का भाव जून 1971 में समाप्त हुए 12 महीनों में वास्तविक आय की तुलना में 18 गुना हो गया। हमारे आंकड़े पिछले अध्याय में दिए सुझावों के अनुरूप है कि निवेशक अपने शेयरों से बाजार मूल्य पर लगभग 3.56 के औसत लाभांश रिटर्न और इसके साथ ही मुनाफे को पुनः निवेशित करने के परिणामस्वरूप मान लीजिए 4% वार्षिक की वृद्धि की कल्पना करें। ध्यान रहे, यहाँ बुक वैल्यू में जुड़े हर डॉलर से बाजार भाव में की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 51.60। पाठक आपत्ति कर सकते हैं कि हमारी अंतिम गणना में अनुमानित 39% वार्षिक मुद्रास्फीति से प्राप्त परिणामों में साधारण शेयरों से आय व मूल्यों के बढ़ने को स्थान नहीं दिया गया है। हम इसे इस आधार पर न्यायसंगत ठहराते हैं कि ऐसे कोई संकेत पुनः निवेशित नहीं मिले हैं कि पहले कभी मुद्रास्फीति की तुलनात्मक मात्रा का प्रति शेयर आय पर सीधा प्रभाव पड़ा था। ठोस आंकड़े दर्शाते हैं कि बीते 20 वर्षों में DZIA यूनिट से होने वाली तुलनात्मक रूप से सारी बड़ी कमाई का कारण मुनाफे को करना रहा है। अगर मुद्रास्फीति एक अलग लाभकारी कारक के तौर पर काम करती तो इसके प्रभाव से पहले से मौजूद पूंजी के मूल्य में इजाफा होता। इससे बदले में ऐसी पुरानी पूंजी पर रेट ऑफ अर्निंग भी बढ़ जाती और इस तरह पुरानी व नई पूंजी पर जुड़कर भी ऐसा होता। लेकिन बीते 20 वर्षों में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इस दौरान थोक भाव के स्तर में लगभग 40% तक की वृद्धि हुई। व्यवसाय आय को उपभोक्ता भाव से ज्यादा थोक भाव प्रभावित करते हैं। मुद्रास्फीति से साधारण शेयरों का मूल्य केवल एक तरह से बढ़ सकता है, अगर पूंजी निवेश की रेट ऑफ अर्निंग बढ़ जाए। अगर बीते रिकॉर्ड देखें तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। पिछले आर्थिक चक्रों में अच्छे व्यवसाय में भाव के स्तर बढ़े और खराब व्यवसाय में भाव गिरे। आमतौर पर माना जाता था कि थोड़ी सी मुद्रास्फीति व्यावसायिक मुनाफे की मददगार होती है। यह नजरिया 1950 से 1970 के इतिहास का विरोधाभासी नहीं है, जो आम समृद्धि और आम भाव वृद्धि के बीच के रिश्ते को उजागर करता है। लेकिन आंकड़े संकेत देते हैं कि इन सबका साधारण शेयर पूंजी इक्विटी कैपिटल की कमी भी तरह की अर्जन शक्ति पर प्रभाव सीमित ही रहा है, बल्कि यह तो निवेश से होने वाली आय को बनाए रखने में भी सहायक नहीं होती। साफ है कि ऐसे कुछ अहम विरोधी कारक है जिन्होंने समूची अमेरिकी कॉरपोरेशन की वास्तविक लाभान्विता को रोक रखा है। संभवतः इनमें सबसे अहम है 1. उत्पादकता वृद्धि से मजदूरी दर में अधिक वृद्धि होना और 2. बड़ी मात्रा में नई पूंजी की आवश्यकता, जिस कारण प्रयुक्त पूंजी और विक्रय का अनुपात सीमित रहता है। हमारी सूची 2 से 2 के आंकड़े बताते हैं कि अब तक मुद्रास्फीति से हमारे कॉरपोरेशनों व शेयरधारकों को फायदा ही हुआ है, जबकि इसके प्रभाव सर्वथा उलट रहे हैं। हमारी सूची के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले आंकड़े वर्ष 1950 से 1969 के बीच कॉरपोरेट कर्ज की वृद्धि के हैं।
यह हैरानी की बात है कि इस घटनाक्रम पर हमारे अर्थशास्त्रियों तथा वॉल स्ट्रीट ने कितना कम ध्यान दिया है। कॉरपोरेशनों के कर्ज में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है, जबकि इनका टैक्स पूर्व मुनाफा दोगुने से कुछ ही अधिक हुआ है। इस अवधि में ब्याज की दरें बढ़ने से यह स्पष्ट है कि कॉरपोरेट का कुल कर्ज बड़ा प्रतिकूल आर्थिक कारक और कुछ निजी उद्यमों के लिए वास्तविक समस्या बन गया है। ध्यान दें कि 1950 में ब्याज पश्चात लेकिन टैक्स पूर्व शुद्ध आय कॉरपोरेट कर्ज की लगभग 30% थी, जबकि 1969 में यह कर्ज की केवल 13.2% ही थी। 1970 का अनुपात निश्चित ही और भी कम संतोषजनक रहा होगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि समूची कॉरपोरेट इक्विटी पर अर्जित की जा रही 11% आमदनी का अधिकांश हिस्सा नए कर्ज की बड़ी रकम के इस्तेमाल से अर्जित किया जाता है, जिसकी लागत टैक्स क्रेडिट पश्चात 49% या उससे कम होती है। अगर हमारी कॉरपोरेशनों ने 1950 के कर्ज अनुपात को कायम रखा होता तो शेयर पूंजी पर उनकी अर्निंग रेट मुद्रास्फीति के बावजूद और भी कम होती। शेयर बाजार का मानना है कि सार्वजनिक उपयोगिता उद्यम मुद्रास्फीति के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। वे धन उधार लेने की लागत बढ़ने तथा नियामक प्रक्रिया के तहत ली जाने वाली दरों को बढ़ाने की समस्या के बीच फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ हम यह तथ्य बताना चाहेंगे कि बिजली, गैस और टेलीफोन सेवाओं की इकाई लागतों में वृद्धि आम भाव सूचकांक से इतनी कम होती है कि यह कंपनियों की भविष्य की रणनीतिक स्थिति मजबूत रहती है। इन्हें कानूनन अधिकार इससे मिला होता है कि ये अपनी निवेशित पूंजी पर समुचित रिटर्न के लिए प्रभार दर अनुकूल रख सकें और इसी से भविष्य में इनके शेयरधारकों को संभावित सुरक्षा मिलती है, जैसी अतीत में मुद्रास्थ से मिलती रही है। कुल उपरोक्त सभी चीजों से हम पुनः अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निवेशक के पास ऐसा कोई ठोस आधार नहीं होता कि उसने 1971 के अंत में जिस भाव स्तर पर DJII पोर्टफोलियो में साधारण शेयरों को खरीदा था, उससे औसत रिटर्न मान लीजिए 8% से अधिक की आशा रख सके। लेकिन यदि यह आशा भी बड़ी धनराशि से लगाई जा सकती है, तो भी सभी शेयर निवेश प्रोग्राम को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। भविष्य के लिए अगर कुछ निश्चित है तो वह यह है कि शेयर पोर्टफोलियो में आय तथा औसत वार्षिक ब्याज मूल्य 4% या ऐसी किसी भी मात्रा में समान दर से नहीं बढ़ेंगे। JP मॉर्गन सीनियर के यादगार शब्दों में कहें तो वे अस्थिर होंगे ही। इसका मतलब हुआ कि पहला, आज या कल के भाव वाले साधारण शेयर क्रेता को वास्तव में अब से अधिक असंतोषजनक परिणामों का जोखिम होगा। जनरल इलेक्ट्रिक और स्वयं DJII को 1929 से 1932 गिरावट से खोई जमीन पाने में 25 वर्ष लग गए। इसके अतिरिक्त अगर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को केवल साधारण शेयरों तक सीमित रखता है तो उसके अत्यधिक बढ़त या निराशाजनक गिरावट में से किसी के भी कारण गुमराह होने की संभावना है। यह विशेष रूप से तब सत्य होगा जब इस कारण को आगामी मुद्रास्फीति की आशा का बल मिल जाए। तब अगर बाजार में फिर से तेजी आई तो वह इस बड़ी वृद्धि को अनिवार्य गिरावट के खतरे का संकेत नहीं मानेगा, न ही वह अपने शानदार मुनाफे को भुनाएगा, बल्कि अनुमानित मुद्रास्फीति का प्रमाण मानेगा और इस कारण साधारण शेयर खरीदेगा, भले ही वे बाजार स्तर से कितने भी अधिक हो या उनमें लाभांश रिटर्न कितना भी कम क्यों न हो। और यही दुख का कारण बनता है। मुद्रास्फीति से बचाव के तौर पर साधारण शेयरों के विकल्प। दुनिया भर में अपनी मुद्रा पर विश्वास न रखने वाले लोगों की मानक नीति सोना खरीदकर इसे अपने पास रखने की होती है। सौभाग्य से 1935 से ही यह अमेरिकी नागरिकों के लिए कानून के खिलाफ है। बीते 35 वर्ष में खुले बाजार में सोने का भाव 1972 की शुरुआत तक $35 प्रति औंस से लेकर $48 प्रति औंस तक बढ़ा है, जो मात्र 35% की वृद्धि है। लेकिन इस पूरे वक्त सोने के मालिक को इस पूंजी से कोई रिटर्न आय नहीं हुई, बल्कि इसके भंडारण पर वार्षिक व्यय अवश्य हुआ।
सामान्य कीमतों के स्तर में बढ़ोतरी के बावजूद यदि वह इस धन को बचत खाते में ब्याज पर रखता तो बेहतर होता। डॉलर की क्रय शक्ति में कमी से सुरक्षा देने में सोने की लगभग पूर्ण विफलता उस आम निवेशक की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है जो धन को चीजों में लगाकर अपने को मुद्रास्फीति से बचाता है। कुछ ऐसी महंगी वस्तुएं भी होती हैं जिनका बाजार मूल्य कुछ वर्षों में काफी बढ़ जाता है, जैसे हीरे, माहिर कलाकारों के बनाए चित्र, पुस्तकों के पहले संस्करण, दुर्लभ डाक टिकट व सिक्के आदि। लेकिन इनमें से अनेक, बल्कि अधिकांश के साथ मांगी गई कीमत के कृत्रिम या संदिग्ध या नकली होने की संभावना रहती है। निश्चित ही यह सोचना कठिन है कि 1804 के यूएस सिल्वर डॉलर, जो उस वर्ष छपा भी न हो, के लिए बतौर निवेश परिचालन $67,500 दिए जाएं। एस्ट्रिस्क हम इस विषय में गहन जानकारी न होने को स्वीकारते हैं। हमारे बहुत कम पाठकों के लिए यह क्षेत्र सुरक्षित व सहज होगा। रियल एस्टेट के स्वामित्व को अच्छा दीर्घावधिक निवेश माना जाता रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति से सुरक्षा भी अच्छी मात्रा में होती है। दुर्भाग्य से रियल एस्टेट के मूल्यों में भी भारी अस्थिरता होती है। लोकेशन, चुकाई कीमत आदि में काफी गंभीर गलतियां हो जाती हैं। विक्रेताओं के छलकपट तो हैं ही। अंत में कहना चाहेंगे, सीमित पूंजी वाले निवेशक के लिए विविधीकरण व्यावहारिक नहीं है। दूसरों के साथ विभिन्न प्रकार की भागीदारी को छोड़कर और विशेष कतरों के साथ जो नए फ्लोटेशन से जुड़े होते हैं, ये सामान्य स्टॉक स्वामित्व से बहुत अलग नहीं होते। यह भी हमारे क्षेत्र में नहीं आता। हम तो निवेशक से बस यही कह सकते हैं, इसे करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इसे समझते हैं। निष्कर्ष, स्वाभाविक है कि हम पुनः उसी नीति पर चलते हैं जिसे हमने पिछले अध्याय में सुझाया था। केवल भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण निवेशक अपना सारा धन एक ही जगह नहीं लगा सकता, न ही केवल बॉन्ड बास्केट में, फिर भले ही बॉन्ड्स ने हाल ही कितना भी अधिक शानदार रिटर्न क्यों न दिया हो, न ही शेयर बास्केट में, भले ही मुद्रास्फीति जारी रहने के कितनी भी संभावना हो। निवेशक जितना अधिक अपने पोर्टफोलियो और इससे मिलने वाली आय पर निर्भर होगा, उसके लिए अपने आप को जीवन के इस अप्रत्याशित और परेशान कर देने वाले हिस्से से सुरक्षित रहना आवश्यक है। यह स्वयं सिद्ध है, रूढ़िवादी निवेशक अपने जोखिम को न्यूनतम रखना चाहते हैं। हमारी दृढ़ सोच है कि खरीदने में शामिल जोखिम, मान लीजिए लगभग 7.5% यील्ड देने वाले टेलीफोन कंपनी के बॉन्ड, उनसे काफी कम हैं, जो DJIA को 900 या यहाँ सूचीबद्ध ऐसा ही कोई अन्य शेयर पर खरीदने में होते हैं। लेकिन बड़े स्तर की मुद्रास्फीति की संभावना बनी रहती है और इसके प्रति निवेशक को अपनी सुरक्षा करनी ही चाहिए। यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं कि शेयर घटक ऐसी मुद्रास्फीति से समुचित सुरक्षा दे सकेंगे, लेकिन इनमें बॉन्ड घटक से अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। यही बात हमने अपने 1965 के संस्करण में इस विषय पर कही थी और आज भी यही लिख रहे हैं। पाठक को साफ ही होगा कि हम साधारण शेयरों के इस स्तर DJIA पर 892 के प्रति उत्साहित नहीं हैं। पहले बताए कारण से हमें लगता है कि रक्षात्मक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में साधारण शेयरों के उचित अनुपात के बिना नहीं रह सकता, भले ही हम इसे दो बुराइयों से कमतर माने। सिर्फ बॉन्ड्स वाली होल्डिंग में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है। अध्याय 2 पर टिप्पणी। अमेरिकी दिनोंदिन मजबूत होते जा रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व किराना के $10 के सामान को 2 लोग उठाते थे। आज 5 वर्ष का एक बच्चा भी इसे उठा सकता है। हेनरी यंगमैन। मुद्रास्फीति, इसकी परवाह किसे है? मुआबार 1997 और 2012 के बीच वस्तु और सेवाओं की कीमत में वार्षिक वृद्धि औसतन 2.29% थी और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह निम्नतम बिंदु दर भी अतिरंजित है। क्षण भर विचार करें कि कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के भाव में कितनी गिरावट आई है
और किस तरह अनेक वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी हुई है, अर्थात ग्राहकों को अपने धन का बेहतर मूल्य मिल रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका में वास्तविक मुद्रास्फीति दर लगभग 1% वार्षिक है। यह वृद्धि इतनी कम है कि अनेक विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति के मर जाने का दावा कर दिया। धन का भ्रम। अध्याय 2 पर टिप्पणी। निवेशकों के मुद्रास्फीति की अहमियत को अनदेखा करने का एक और कारण है, जिसे मनोवैज्ञानिक धन भ्रम कहते हैं। अगर आपको वर्ष में 296 की वेतन वृद्धि मिले, जबकि मुद्रास्फीति 49% चल रही हो, तो निश्चित ही यह आपको उससे बेहतर लगेगा अगर वर्ष में मुद्रास्फीति 0 रहे और वेतन में 2% की कटौती हो जाए, जबकि दोनों ही हालात में दरअसल आपका वेतन समान ही है, मुद्रास्फीति के बाद 296 कम। जब तक नाम मात्र का या पूर्ण बदलाव सकारात्मक हो, हम इसे अच्छा मानते हैं, भले ही इसका वास्तविक या मुद्रास्फीति पश्चात परिणाम नकारात्मक हो। और आपके वेतन में हुआ कोई भी बदलाव अर्थव्यवस्था में आए समूचे आम परिवर्तन के मुकाबले ज्यादा सुस्पष्ट और विशिष्ट होता है। इसी तरह 1980 में निवेशक बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) पर मिलने वाले 11% से खुश थे और वे 2003 में लगभग 24 अर्जन से काफी निराश थे। भले ही बीते वक्त में मुद्रास्फीति में वे धन खो रहे थे, जबकि अब वह मुद्रास्फीति के बराबर है। हमें जो नाम मात्र की दर मिलती है, बैंक के विज्ञापनों और इसकी खिड़कियों पर लिखी रहती है। जहां अंक अधिक हो तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन मुद्रास्फीति गुप्त रूप से इसे घटा देती है। मुद्रास्फीति का असर विज्ञापनों पर नहीं, बल्कि हमारी संपत्ति पर होता है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति की इतनी सहज ही अनदेखी हो जाती है, और इसी कारण निवेश में सफलता के पैमाने में यह अहम नहीं होता कि आप कितना पा रहे हैं, बल्कि मुद्रास्फीति के बाद आपके पास कितना बच रहा है। और भी बुनियादी बात यह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अप्रत्याशित और अनपेक्षित को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। मुद्रास्फीति के जीवित होने पर यकीन करने के 3 अच्छे कारण हैं। हाल ही 1973 से 1982 के दौरान अमेरिका अपने इतिहास की सबसे कष्टकारी मुद्रास्फीति से गुजरा। जैसा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने आकलन किया, इस अवधि के दौरान भाव दोगुने से भी अधिक हो गए थे, जो लगभग 9% की वार्षिक दर तक बढ़ गए थे। 1979 में ही मुद्रास्फीति 13.3% हो गई थी, जिससे अर्थव्यवस्था पंगु हो गई और जिसे स्टैगफ्लेशन नाम से जाना गया। और इससे अनेक टीकाकारों ने सवाल उठाए कि क्या अमेरिका वैश्विक बाजार में मुकाबला कर सकेगा। 1973 के आरंभ में जिन वस्तुओं और सेवाओं का भाव $100 था, 1982 के अंत तक वह $230 की हो गई थी, जिससे $1 का मूल्य सिकुड़कर 45 सेंट से भी कम हो गया था। इस स्थिति से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति संपत्ति के ऐसे विनाश पर मजाक नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति इस जोखिम के प्रति सुरक्षित रहने में चूक नहीं करेगा, क्यों यह वापस लौट सकता है। 1960 से दुनिया भर के बाजार आधारित देशों का 69% हिस्सा कम से कम 1 वर्ष तक त्रस्त रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 25% या अधिक तक पहुंच गई थी। मुद्रास्फीति की उन अवधियों ने निवेशकों की क्रय शक्ति को औसतन 5,396 तक नष्ट कर दिया था। यह मूर्खता ही होगी अगर हम यह सोचें कि अमेरिका इस तरह के विनाश से किसी तरह बच सकता है, लेकिन अगर हम यह सोचते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, तो हम उससे भी बड़े मूर्ख होंगे। बढ़ते दामों से अंकल सैम को डॉलरों में उधार चुकाने का मौका मिला, जो मुद्रास्फीति के कारण सस्ते हो गए थे। मुद्रास्फीति का संपूर्ण निर्मूलन नियमित रूप से धन उधार लेने वाली किसी भी अर्थव्यवस्था के आत्महित के खिलाफ है। आधा बचाव। तो फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मुद्रास्फीति से बचने के लिए क्या कर सकता है? इसका मानक जवाब शेयर खरीदना है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, जैसे कि आमतौर पर दिए जाने वाले जवाब अक्सर होते हैं।
चित्र 2 से 1 1926 से 2002 तक मुद्रास्फीति और शेयरों के भावों के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन भी वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं के दाम कम हुए, जो ग्राफ के बाईं तरफ हैं, शेयरों से रिटर्न भी खराब रहे, जिसमें बाजार मूल्य में 43% की कमी आई, जब मुद्रास्फीति 69% से ऊपर गई, जो कि वर्षों में ग्राफ में दाईं तरफ है, तब शेयर भी डूब गए। शेयर बाजार ने 14 वर्षों में से 8 में नुकसान उठाया, जिनमें मुद्रास्फीति 69% से अधिक थी। इन 14 वर्षों का औसत रिटर्न मात्र 2.6% था। जहां थोड़ी मुद्रास्फीति से कंपनियों को अपने कच्चे माल की बढ़ी लागत को ग्राहकों पर डालने का मौका मिल जाता है, वहीं अधिक मुद्रास्फीति से विनाश होता है, जिससे उपभोक्ताओं में मजबूरन अपनी खरीद में कटौती करनी पड़ती है और पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी दिखने लगती है। ऐतिहासिक प्रमाण साफ हैं। 1926 में शुद्ध शेयर बाजार डेटा के आने के साथ ही इसमें 64 पंचवर्षीय अवधियां शामिल रही हैं, अर्थात 1926 से 1930, 1927 से 1931, 1928 से 1932 और इसके बाद 1998 से 2002 तक। इन 64 में से 50 पंचवर्षीय अवधियों में या पूरे समय का 78% में शेयरों के भाव मुद्रास्फीति से अधिक रहे। ये प्रभावशाली लेकिन अपूर्ण है। इसका मतलब हुआ कि लगभग हर 5 में से एक बार शेयर मुद्रास्फीति का मुकाबला करने में विफल रहे। बचने के 2 लघु ना। सौभाग्यवश आप मुद्रास्फीति से बचने के लिए शेयरों के अलावा भी किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि ग्राहम ने अंत में लिखा है कि निवेशकों के लिए मुद्रास्फीति के खिलाफ 2 योद्धा हमेशा मौजूद रहे हैं। REIT रेट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या REIT REITs उच्चारण ऐसी कंपनियां हैं जो व्यावसायिक व आवासीय संपत्तियों की स्वामी होते हैं और इनसे किराया वसूलती हैं। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर REIT मुद्रास्फीति से जमकर टक्कर लेती हैं। इनमें सबसे अच्छा वैनग REIT इंडेक्स फंड है। अन्य अपेक्षाकृत कम कीमत वाले विकल्पों में कोहेन एंड स्टीर्स रियलिटी शेयर्स, कोलंबिया रियल एस्टेट इक्विटी फंड और फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड मौजूद हैं। यद्यपि REIT फंड मुद्रास्फीति से लड़ने में पूर्ण सुरक्षित नहीं है, लेकिन दीर्घावधि में इससे आपको अपने कुल रिटर्न को बाधित किए बिना कप शक्ति में पतन प्रति सुरक्षा मिल जाती है। TIPS टिप्स ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या TIPS अमेरिकी सरकार के बांड हैं। इन्हें सबसे पहले 1997 में जारी किया गया, जिनका मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ स्वतः ही बढ़ जाता है। इनके पीछे अमेरिका का पूरा भरोसा और साख होने के कारण सभी ट्रेजरी बॉन्ड्स स्वतः ही सुरक्षित ब्याज भुगतान के मामले में हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही TIPS यह भी गारंटी देता है कि आपका निवेश मूल्य मुद्रास्फीति से अप्रभावित रहेगा। एक छोटे से पैकेज में आप खुद को वित्तीय हानि और क्रय शक्ति घटने से सुरक्षित कर लेते हैं। 12 लेकिन इसमें एक कमी भी है। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ने से आपके TIPS बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, तो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस इस मूल्य वृद्धि को कर योग्य आय के तौर पर लेती है, भले ही यह पूरी तरह से कागज पर मिला लाभ ही है, सिवाय इसके कि आपने बॉन्ड को नए उच्च भाव पर बेचा न हो। IRS को यह क्यों सही लगता है? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को वित्त विश्लेषण मार्क श्वेबर के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों को याद रखना चाहिए, किसी नौकरशाह से क्यों का सवाल कभी न करें। इस तंग करने वाली टैक्स जटिलता के कारण TIPS टैक्स छूट प्राप्त सेवानिवृत्ति खाते जैसे IRA, कियोग या 401 के लिए सबसे उचित है, जिसमें आपकी कर योग्य आय बढ़ती नहीं है। आप TIPS को सीधे अमेरिकी सरकार से www.publcdbt.tres.gov/ofinflin.htm खरीद सकते हैं।
या इन्हें कम लागत वाले म्यूचुअल फंड वैनगार्ड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या फिडेलिटी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड फंड से भी खरीद सकते हैं। इसे सीधे खरीदे या फंड के माध्यम से TIPS आपके रिटायरमेंट फंड के अनुपात का आदर्श विकल्प है, जिसे आप अन्यथा नकद रखते। इन्हें ट्रेड न करें। TIPS छोटी अवधि में अस्थिर हो सकते हैं, इसलिए ये बतौर स्थायी जीवन पर्यंत होल्डिंग के तौर पर सबसे अच्छा काम करते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए अपनी रिटायरमेंट आस्तियों में से कम 10% का आवंटन TIPS में करना अपने धन के एक हिस्से को पूर्णतः सुरक्षित तथा मुद्रास्फीति के लंबे अदृश्य नाखूनों से दूर रखने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है।